दोस्तों ये यूरोप की 4th वीडियो होने वाली है और इसमें जानने वाले हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, जैसे कि क्या आपको पता है वो कौन सी कंट्री है जहां पर नॉर्थ कोरियन जो डिक्टेटर है उसने अपनी स्कूलिंग की थी। क्या आपको पता है वो कौन सी कंट्री है जहां पर हर 3 में से एक इंसान मिलेनियर है। क्या आपको पता है उस कंट्री का जहां पर एल्बर्ट आइंस्टीन पैदा हुए थे। क्या आपको उस कंट्री का पता है जिसमें 50 से भी ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। क्या आपको उस कंट्री के बारे में पता है जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट दिया था। हाँ, जो अमेरिका के पास स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, वो खुद का नहीं है उनका, उनको गिफ्ट में मिला हुआ है। तो इन सब कंट्रीज के बारे में आज की वीडियो में जानने वाले हैं और भी इसके अलावा आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और साथ ही बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप एंड वेलकम टू ट्रिकेट। आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। शुरुआत हमेशा की तरह एक क्वेश्चन से करेंगे और क्वेश्चन होगा पिछले वीडियो से। तो आपको कमेंट में बताना है कि आइबेरियन पेनिनसुला में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। अब आ जाते हैं मेन कंटेंट पे। तो अभी तक हमने यूरोप में ये पूरा पोर्शन जो नॉर्दर्न यूरोप है ये कवर कर लिया था। फिर उसके बाद हमने ये पोर्शन कवर किया पिछली वीडियो में, और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ये वाला पोर्शन। इतना जो दिख रहा है ना आपको, ये सारा पोर्शन आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली कंट्री हम देखने वाले हैं फ्रांस। ये रहा फ्रांस। तो इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं सबसे पहले। इधर आपको देखने को मिलेगा ये वाटर बॉडी, और यहाँ पे इस जगह को बोलते हैं इंग्लिश चैनल। आपको पता है ऊपर पड़ता है यूनाइटेड किंगडम और नीचे पड़ता है फ्रांस, और इसके बीच का जो ये पोर्शन है इस पानी वाले हिस्से को कहा जाता है इंग्लिश चैनल। अगर इस तरफ देखें हम वेस्टर्न साइड में तो यहाँ पर पड़ता है बे ऑफ बिस्के। अगर इस तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर पड़ रहा है आप मेडिटेरेनियन सी, राइट। और फिर यहाँ पे अगर छोटी वाटर बॉडी की बात करेंगे तो ये रहा बेलेरिक सी। और अगर कंट्रीज की बात करें कि ये बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है, तो हमने देखा था पिछली वीडियो में इधर पड़ता है स्पेन, और स्पेन और फ्रांस के बीच में पड़ते हैं यहाँ पर पायरेनीज माउंटेन्स, और यही एक तरीके की बाउंड्री फॉर्म करते हैं फ्रांस और स्पेन के बीच में। और साथ ही यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री पड़ती है, ये जो आपको दिख रही है, जिसको क्या कहते हैं, एंडोरा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बाउंड्रीज देखें तो यहाँ पर बेल्जियम के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है। फिर यहाँ पर पड़ता है लग्जमबर्ग, इधर पड़ता है जर्मनी, इधर पड़ेगा आपका स्विट्जरलैंड, इधर पड़ेगा आपका इटली, और यहाँ पर इस जगह पर पड़ता है मोनाको। यहाँ पे दिख नहीं रहा इसमें, लेकिन मोनाको के साथ भी एक बहुत छोटी सी कंट्री है मोनाको, उसके साथ भी बाउंड्री शेयर करता है फ्रांस। दोस्तों ये तो हमने बात की मेनलैंड फ्रांस की। उसके अलावा भी फ्रांस काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। फिलहाल कुछ और बातें जानते हैं फ्रांस के बारे में। एक फन फैक्ट जानते हैं सबसे पहले। तो आप लोगों को पता होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये गिफ्ट किया गया था फ्रांस के द्वारा। उसके अलावा एक और फैक्ट है फ्रांस के बारे में कि लिटरेचर के फील्ड में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज फ्रांस को ही मिले हैं। तो फ्रांस की कैपिटल यहाँ पर पड़ती है पेरिस। पेरिस में आपको पता है कि एक बहुत ही फेमस स्पॉट है जिसको बोलते हैं आईफिल टावर। तो दोस्तों अगर एरिया के टर्म्स में देखा जाए फ्रांस को, तो ये यूरोप का 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। कहीं कहीं पर आपको 2nd लार्जेस्ट भी लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके पीछे रीजन ये है कि फ्रांस जो है ना, उसकी ओवरसीज टेरिटरीज बहुत ज्यादा हैं। ये तो हमने सिर्फ मेनलैंड की बात की अभी तक। ओवरसीज टेरिटरीज इसकी इसीलिए बहुत ज्यादा हैं क्योंकि जैसे यूनाइटेड किंगडम था, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में राज किया एक तरह से, उनकी कॉलोनीज। लेकिन यूनाइटेड किंगडम के बाद अगर 2nd नंबर पे वर्ल्ड में राज करने की बात अगर आती है, कॉलोनीज बनाने की बात आती है, तो वो था फ्रांस। मेनलैंड फ्रांस के अलावा एक तो यहाँ पर ये जो आपको ये आइलैंड दिख रहा है जिसको बोलते हैं कॉर्सिका। आपने मूवी देखी होगी तमाशा, जिसमें वो गाना चलता है ना मटर गश्ती वाला, तो वो यहीं पे शॉट हुआ था। तो कॉर्सिका जो है वो फ्रांस का पार्ट है। लेकिन उसके अलावा अगर हम इनकी बाहर की टेरिटरीज जो मेनलैंड फ्रांस से दूर हैं उनको देखें, तो उसके लिए ये पिक्चर हेल्पफुल होगी। तो इसमें देखिए ये तो रहा भाई मेनलैंड फ्रांस, ठीक है, और उसके यहाँ पर ये नीचे देखेंगे तो ये रहा कॉर्सिका। उसके अलावा देखिए कितनी सारी टेरिटरीज इनकी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कनाडा के पास एक टेरिटरी आपको देखने को मिल रही है, राइट, सैंड पेरे। ऐसे ही सिमिलर टाइप का नाम आपको नीचे यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि साउथ अमेरिका जो है उसके जस्ट यहाँ पर, जिसको बोलते हैं सेंट मार्टिन। और सेंट मार्टिन आइलैंड को अगर आप जूम करके देखेंगे गूगल पे, तो सेंट मार्टिन आइलैंड ना, अगर मान लीजिए ये है सेंट मार्टिन आइलैंड, तो इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो तो फ्रांस का पार्ट है, वो फ्रांस की टेरिटरी है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो नीदरलैंड की टेरिटरी है। वैसे तो जब हम मेनलैंड फ्रांस की बात करते हैं वो नीदरलैंड के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, लेकिन इस आइलैंड की वजह से जो कि यहाँ पर है, ये एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड्स में आपको देखने को मिलेंगे ये 2 टेरिटरीज,
एक है मार्टिनिक, एक है गुआडेलूपे। फिर यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये टेरिटरी जिसको कहते हैं फ्रेंच गयाना। तो फ्रेंच गयाना जो है वो आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका में, और ये बॉर्डर शेयर करता है यहां पर किसके साथ? ब्राजील के साथ। और आपको यहां पर मैं एक फन फैक्ट बताता हूं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्रांस सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो वो इधर मेनलैंड फ्रांस में नहीं शेयर करता किसी कंट्री के साथ, वो यहां पर फ्रेंच गयाना जो है ना, यहां पर सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। तो फ्रांस सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है ब्राजील के साथ, इस बात का ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा आपको यहां पर फ्रेंच पोलिनेशिया देखने को मिलेगा, यहां पर आइलैंड्स देखने को मिलेंगे आपको बहुत सारे, इसको तिहिती भी बोलते हैं। उसके बाद अगर आप यहां अफ्रीका की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलता है मेडागास्कर, और मेडागास्कर के ऊपर की तरफ आपको यहां पे मायोटे और रियूनियन नाम की 2 टेरिटरीज देखने को मिलेंगी फ्रांस की। और उसके अलावा आपको अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक टेरिटरी इधर देखने को मिल रही है आपको, और एक टेरिटरी आपको ऑस्ट्रेलिया के जब इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसको बोलते हैं न्यू कैलेडोनिया, और ये हो गया आपका वेलिस। और एक और टेरिटरी इनकी पड़ती है कुछ यहाँ पर मैक्सिको के पास पड़ती है, जिसका नाम है क्लिपर्टन आइलैंड। दोस्तों यूरोप की अगर सबसे बड़ी माउंटेन रेंज की बात करें तो वो है एल्प्स माउंटेन, और आप यहाँ देख सकते हैं ये ग्रीन ग्रीन कलर में पूरे बने हुए हैं। तो ये माउंटेन रेंज कुछ इस तरीके से पूरी फैली हुई है इस एरिया में, ठीक है। तो टोटल 8 कंट्रीज में एल्प्स माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी। एक तो यहाँ पे फ्रांस में हो गया, यहाँ पे मैंने आपको बताया था मोनाको पड़ता है इस जगह पे, तो मोनाको में भी ये एल्प्स माउंटेन रेंज पड़ती है। उसके बाद इधर इटली में हो गई, इटली के बाद इधर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऑस्ट्रिया में पड़ता है, जर्मनी में भी ये पड़ता है, फिर इधर स्लोवेनिया वाले रीजन में भी पड़ता है। तो टोटल 8 कंट्रीज में आप कहेंगे 7 ही कंट्री हुई हैं, लेकिन यहाँ पर ना एक छोटी सी कंट्री पड़ती है लाइचेनस्टीन, जो कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। अगर एल्प्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है माउंट ब्लैंक, और माउंट ब्लैंक इस जगह पे पड़ती है, और ये फ्रांस और इटली दोनों की टेरिटरीज में पड़ती है। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन याद आया मुझे अभी, आप लोगों को कमेंट में मुझे बताना है कि रिसेंटली इंडिया ने एक एयरक्राफ्ट बाय किया है फ्रांस से, उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? फ्रांस के बाद अब थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे ये 3 कंट्रीज पड़ती हैं। पहली है नीदरलैंड, दूसरी है बेल्जियम, और तीसरी है ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको कहते हैं लग्जमबर्ग, ठीक है। तो इन तीनों कंट्रीज को एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं, बेल्जियम के लिए तो हो गया BE, नीदरलैंड के लिए NE, और लग्जमबर्ग के लिए LUX, बेनेलेक्स, ठीक है। बेनेलेक्स एक यूनियन है इन 3 कंट्रीज का, इनका एक ग्रुप है जिसको बेनेलक्स बोला जाता है, और इन तीनों कंट्रीज को लो लैंड कंट्रीज भी बोला जाता है। जब हम इन 3 कंट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टेरिटरीज हैं, जो यहाँ पे लैंड एरिया है, वो सी लेवल से भी नीचे देखने को मिलेगा आपको कहीं कहीं। और आपको देखने को मिलेगा कि एम्स्टरडैम में तो बहुत सारी जगह, करीबन 20% एरिया इन्होंने खुद से बनाया है। खुद से बनाया इन द सेंस कि पानी में इन्होंने लैंड एरिया स्टैब्लिश किया है खुद की मेहनत से, और ऐसे ही अपना लैंड एरिया बढ़ा रहे हैं टाइम टू टाइम। तो इन 3 कंट्रीज में सबसे पहले बात कर लेते हैं नीदरलैंड्स की। तो इस तरफ आपको वाटर बॉडीज में देखने को मिलेगा नॉर्थ सी, और बाउंड्रीज की अगर लैंड बाउंड्रीज की बात करें तो इस तरफ जर्मनी के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, इस तरफ बेल्जियम के साथ। कैपिटल की बात करें तो वो है एम्स्टरडैम। एक और सिटी है यहाँ पर जिसको कहते हैं हेग। हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो एग्जिस्ट करता है। अच्छा हाँ दोस्तों, आप लोगों ने काफी बार एक टर्म सुना होगा, हॉलैंड। काफी लोग नीदरलैंड को हॉलैंड भी बोल देते हैं, लेकिन हॉलैंड जो है ना वो एक टेरिटरी पड़ती है। ये जो यहाँ पे आपको एक टेरिटरी दिख रही है ना, ये इस टेरिटरी को हॉलैंड बोला जाता है, और अक्सर लोग इनफॉर्मली बोल देते हैं नीदरलैंड को हॉलैंड, लेकिन आपको नहीं बोलना चाहिए, नीदरलैंड बोलना चाहिए। आपने डच टर्म भी बहुत बार सुना होगा। डच जो है एक्चुअली यहाँ की जो लैंग्वेज है वो डच है, और यहाँ के लोगों को भी डच बोल दिया जाता है। आपने सुना होगा कि इंडिया में डच लोग आए थे, जैसे पोर्चुगीज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, ऐसे डच भी यहाँ पे आए थे। और मैंने आपको बता रखा है कि नीदरलैंड बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? फ्रांस के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। और आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कैरेबियन आइलैंड्स में एक टेरिटरी पड़ती है जिसको क्या बोलते हैं, सेंट मार्टिन। यहाँ पे बताया था ना मैंने आपको, और इसको शेयर किया जाता है फ्रांस और नीदरलैंड्स के द्वारा, इसीलिए ये एक दूसरे के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कंट्री, एंड दैट इज बेल्जियम। बेल्जियम की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है ब्रुसेल्स, और बाउंड्री ये शेयर कर रहा है ऊपर नीदरलैंड्स के साथ, इधर जर्मनी के साथ, इधर लग्जमबर्ग के साथ, और यहाँ फ्रांस के साथ। अब दोस्तों, बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है जिसका एग्जिस्टेंस की अगर बात करें ना तो लोग सोचते हैं कि ये कंट्री बनी क्यों। मतलब ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अगर बेल्जियम को अगर हम थोड़ा इस तरीके से तोड़ दूं ना मैं, तो ये ऊपर वाला जो रीजन है यहाँ पर बोली जाती है डच, ठीक है। यहाँ पे डच बोलने वाले लोग हैं, यानी कि नीदरलैंड का इन्फ्लुएंस है। इधर जो नीचे वाला जो बचा हुआ रीजन है यहाँ पर बोली जाती है फ्रेंच, ठीक है, यानी कि फ्रांस का इन्फ्लुएंस है। और यहाँ जो थोड़ा सा एरिया पड़ता है यहाँ पर बोली जाती है जर्मन, तो यहाँ पे जर्मनी का इन्फ्लुएंस है। ऊपर वाला जो रीजन है ये क्या है? डच स्पीकिंग रीजन है, और इसको बोल दिया जाता है फ्लैंडर्स। इनको यहाँ के जो लोग होंगे ना उनको फ्लैंडर्स बोल दिया जाता है, जो डच बोलने वाले लोग हैं। और नीचे जो फ्रेंच बोलते हैं उनको बोल दिया जाता है वालोनिया।
अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कंट्री पे और वो है लग्जमबर्ग। ठीक है तो बहुत छोटी सी कंट्री, अगर इसके एरिया की बात करें तो वो है सिर्फ 2500 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन पैसा बहुत है इनके पास, बहुत पैसा है। अभी जितनी भी छोटी कंट्रीज के बारे में हम बात करेंगे जनरली आपको देखने को मिलेगा कि उनके पास काफी पैसा अवेलेबल है। लग्जमबर्ग को अगर आप देखेंगे तो ये एक क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, चारों तरफ से लैंड से ही घिरी हुई है। अगर बाउंड्री देखें तो ऊपर बेल्जियम के साथ, इस तरफ जर्मनी के साथ और इधर फ्रांस के साथ, 3 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है, उनसे घिरा हुआ है कह सकते हैं। कैपिटल बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, लग्जमबर्ग की कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी। और लग्जमबर्ग में आपको देखने को मिलेगा यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन है उसका ये एक इंस्टीट्यूशन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको कहां देखने को मिलेगा, हेग में। ठीक है, तो बेनेलक्स कंट्रीज को भी हमने कवर कर लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंट्री एंड दैट इज जर्मनी। तो ये रहा जर्मनी। और दोस्तों जब भी जर्मनी की बात की जाती है सबसे पहले याद आता है सबको हिटलर। ठीक है, और अगर जर्मनी के लोगों को देखा जाए तो वो बहुत प्राउड नहीं है हिटलर के बारे में, वो अपने पास्ट को ज़्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपको एक और बात मैं बता दूं, जर्मनी में ही पैदा हुए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। हालांकि उनको बहुत बाद में प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ी, फिर वो चले गए थे वहाँ से। और एक बहुत अच्छी आई थिंक मूवी भी बनी हुई है, डिस्कवरी पे अवेलेबल है शायद, वो उसको आप देख सकते हैं, जीनियस नाम है शायद। तो जर्मनी की अगर टेरिटरी देखें तो इधर आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ सी और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा बाल्टिक सी। और अगर लैंड बाउंड्रीज देखें तो इधर नीदरलैंड, फिर यहाँ पे बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड। तो अगर कैपिटल की बात करें तो ये रही बर्लिन। दोस्तों पॉपुलेशन के मामले में जर्मनी यूरोप का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है आफ्टर रशिया। अब आप लोग वो वाली बहस करना स्टार्ट मत कर देना कि रशिया तो एशिया का पार्ट है एंड ऑल। मैं आपको बता चुका हूं कि रशिया का कुछ पार्ट एशिया में आता है, कुछ पार्ट यूरोप में आता है, तो उस बहस में हम अभी नहीं जाएंगे। तो जो यूरोप वाला पार्ट है उस रशिया की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो रशिया नंबर 1 पे आता है यूरोप में, फिर सेकंड पे आता है जर्मनी। बर्लिन की बात की है तो उसके अलावा यहाँ पर एक सिटी पड़ती है जिसको बोलते हैं फ्रैंकफर्ट। ठीक है, फ्रैंकफर्ट को एक तरह से फाइनेंशियल सेंटर बोला जाता है जर्मनी का। और नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा म्यूनिक। ये 3 सिटीज मतलब इंपॉर्टेंस रखती हैं, कभी आपसे पूछा जाता है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। म्यूनिक का अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें ना तो 1972 में समर ओलंपिक्स हुए थे यहाँ पे, जिसमें 11 इजरायली प्लेयर्स जो थे उनको मार दिया गया था। कहा जाता है कि वो पैलेस्टीनियन ग्रुप से थे लोग। और बाद में जो इजराइल की एजेंसी है जिसको बोलते हैं मोसाद, वर्ल्ड में टॉप मोस्ट एजेंसीज में उसको काउंट किया जाता है, तो उसने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। और जो भी लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने इजरायली प्लेयर्स को मारा था उनको पकड़ पकड़ के इन्होंने आगे आने वाले सालों में मारा था। और उसके ऊपर एक मूवी भी है म्यूनिक नाम से, आपको देखनी हो तो आप देख सकते हैं। दोस्तों एक बात आपको मैं और बता दूं कि ईयर 1990 तक ना जर्मनी 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। ये इतना जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, इसको कहते थे ईस्ट जर्मनी और इस तरफ वाले को बोलते थे वेस्ट जर्मनी। और यहाँ पे एक दीवार थी जिसको बोलते थे बर्लिन वॉल। ठीक है, फिर इसको तोड़ा गया और उसके बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। और इसकी एक बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन अभी इतना डिटेल में हम जा नहीं सकते, आपको बस मैं आइडिया दे दे रहा हूँ कि ऐसा भी हुआ था। और मैंने आपको ये तो बताया नहीं, ऊपर यहाँ पर एक कंट्री पड़ती है, इसको बोलते हैं डेनमार्क। तो डेनमार्क के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है कौन, जर्मनी। और हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग के मामले में बहुत अच्छा माना जाता है जर्मनी को। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कार के जो ब्रांड्स हैं जैसे मर्सिडीज हो गया, BMW हो गया, फॉक्सवैगन, पोर्शे, ऑडी, ये सब यहीं से आती हैं। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट कंट्री है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की यार जब भी बात करते हैं तो इंडियन लोगों की अगर हम बात करें तो जनरली उनको यही याद आता होगा DDLJ का वो जो गाना है ना, हो गया है तुझको जो प्यार सजना वाला, तो वही याद आती क्योंकि वहाँ पर शूट हुआ है गाना। तो बहुत अच्छी खूबसूरत लोकेशन है बोलते हैं स्विट्जरलैंड। वहाँ पर पहाड़ियाँ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये एल्प्स माउंटेन्स वगैरह हैं यहाँ पर पूरे के पूरे। ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारी ब्यूटी है वहाँ पर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह है ये। लोग यहाँ जाके घूमना जरूर चाहते हैं लेकिन पैसा भी उतना ही ज़्यादा चाहिए इस लोकेशन को घूमने के लिए। तो स्विट्जरलैंड इस तरफ फ्रांस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, इस तरफ इटली के साथ, यहाँ से ऑस्ट्रिया के साथ, इधर से जर्मनी के साथ, और यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है जिसको बोलते हैं लाइचनस्टीन, उसके साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। कैपिटल की बात करें तो वह है बर्न। उसके अलावा यहाँ पर एक और लोकेशन है जिसको बोलते हैं जेनेवा। जेनेवा में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को हेल्प करती है, जैसे वॉर्स वगैरह में मेडिकली लोगों की हेल्प करना, ये सारा काम होता है इस रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका भी हेडक्वार्टर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। दोस्तों स्विट्जरलैंड की कुछ खास बातों की बात करें तो स्विट्जरलैंड जो है वो एक न्यूट्रल कंट्री है।
यानी कि अगर दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रही है तो ये बीच में इन्वॉल्व नहीं होता। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी इनका एज सच इन्होंने किसी का साइड नहीं लिया था, सेकंड में भी नहीं लिया, इसलिए को मतलब न्यूट्रल मामले में सबसे टॉप मोस्ट पे इनका नाम लिया जाता है वर्ल्ड में। इनफैक्ट एक फन फैक्ट बताता हूँ कि ये इतने न्यूट्रल हैं कि जो नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है ना किम जोंग, उसने जो पढ़ाई की है वो स्विट्जरलैंड में ही आके की है, क्योंकि आप एक न्यूट्रल कंट्री हो तो आप सबको अलाउ करते हो अपने यहाँ आना। दूसरी अगर यहाँ की इंटरेस्टिंग बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम है। स्विट्जरलैंड ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक्चुअल में फंक्शन करती है। इंडिया में भी लोग बोल देते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है, लेकिन नहीं, इंडिया में रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी चलती है। हम लोग अपने नेताओं को चुन के भेजते हैं, फिर वो आगे जाकर कानून वगैरह बनाते हैं, ठीक है, हमारे बिहाफ पर। लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो कानून तो बनाएंगे, लेकिन अगर लोगों को वो कानून पसंद नहीं आया तो लोग क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन में सिग्नेचर करवाएंगे। अगर आप 50,000 से ज्यादा लोगों के सिग्नेचर लेके आ जाएंगे उस एप्लीकेशन में, तो फिर होगा एक रेफरेंडम यानी कि कंट्री के लोग फिर वोट करेंगे कि ये कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये फैसिलिटी है वहां पर, इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। या फिर एक और ऑप्शन होता है कि अगर आपको कोई कानून बनाना है, ठीक है, अगर लोग चाहते हैं कि कोई नया कानून बनाया जाए, तो उसके लिए अगर आप 1 लाख साइन लेके पहुंच जाते हैं, ठीक है, 1 लाख साइन करवा के आप पहुंच गए, तो फिर उस पर भी रेफरेंडम होगा कि इस पे कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। उस पर फिर लोग सारे के सारे कंट्री के वोट करेंगे उसके बाद। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, जो कि काफी अच्छी बात है। अच्छा हाँ, न्यूट्रल कंट्री की बात की ना मैंने, न्यूट्रल कंट्री होने की वजह से ही ये जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बनती है ना, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है उसका ये पार्ट नहीं है, जो नेटो है उसका ये पार्ट नहीं है। हाँ, यूनाइटेड नेशंस का जरूर ये पार्ट है, लेकिन उसका भी ये पार्ट बहुत लेट बने थे, 2000s में आके ये उसका पार्ट बने हैं। इनकी करेंसी की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है, तो इनकी करेंसी आपको यूरो नहीं देखने को मिलेगी, इनकी करेंसी है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रिया, ये रही, स्विट्जरलैंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। ऊपर इधर जर्मनी, फिर इधर चेक रिपब्लिक, यहाँ से स्लोवाकिया, हंगरी, इस तरफ से आपको स्लोवेनिया, यहाँ से इटली के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है, और यहाँ पे लाइचेनस्टीन के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है। तो ऑस्ट्रिया भी आपको देखने को मिलेगा कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। हाँ, स्विट्जरलैंड भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री थी। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रिया में जो लैंग्वेज है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो है जर्मन। और शायद आपको पता ही होगा कि पहले एक बड़ा एम्पायर एग्जिस्ट करता था जिसको बोलते थे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ठीक है, यानी ऑस्ट्रिया और हंगरी पहले एक ही पार्ट हुआ करता था। 1867 से लेकर 1918 तक ये सेम हुआ करते थे, एक ही एम्पायर हुआ करता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ये अलग अलग हो गए, ठीक है। और हंगरी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको वियना। और ऑस्ट्रिया के बाद नेक्स्ट कंट्री जो मैंने आपको बोला कि लाइचेनस्टीन, जो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में पड़ती है, उसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तो ये रहा। इस तरफ है स्विट्जरलैंड, इस तरफ है ऑस्ट्रिया, और यहाँ पे ये छोटी सी कंट्री आपको देखने को मिलेगी लाइचेनस्टीन। आप अगर मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि लाइचेनस्टीन क्या है, एक डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है। और डबली लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होती है, एक ऐसी कंट्री जो लैंडलॉक्ड कंट्री से घिरी हुई है। तो स्विट्जरलैंड भी लैंडलॉक्ड कंट्री है और यहाँ ऑस्ट्रिया भी लैंडलॉक्ड कंट्री है, और उनके बीच में क्या घिरा हुआ है, लाइचेनस्टीन। और आपको यह भी पता होगा कि वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, एक तो होगी लाइचेनस्टीन, दूसरी कौन सी है आप लोगों को मुझे कमेंट्स में बताना है। एशिया में आपको वो कंट्री देखने को मिलेगी, याद है ना। एरिया की बात करें तो काफी कम एरिया है, 162 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का एरिया है, और कैपिटल इनकी है वादूज। करेंसी यहाँ पर भी जो स्विट्जरलैंड की करेंसी है वही चलती है, स्विस फ्रैंक, और इनके पास भी कंट्री छोटी है लेकिन बहुत सारा पैसा है, बहुत रिच कंट्री है। ऑफिशियल लैंग्वेज अगेन जर्मन। अब आखिरी में हम देखेंगे इटालियन पेनिनसुला को। इटालियन पेनिनसुला ये जो एरिया है, ये ना, इसको बोलते हैं इटालियन पेनिनसुला। इसमें आपको 3 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। अब आप लोग सोचेंगे यार एक ही कंट्री तो दिख रही है इटली ना, 2 कंट्रीज और देखने को मिलेंगी आपको। एक तो कंट्री ये जो दिख रहा है ना आपको, ये छोटा सा पोर्शन, ये देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं सैन मरीनो, ठीक है। सैन मरीनो का एरिया की अगर हम बात करें तो वह है सिर्फ 61 किलोमीटर स्क्वायर, और ये वर्ल्ड की 5th स्मॉलेस्ट कंट्री है। दूसरी कंट्री यहां पर इटली की कैपिटल है रोम। रोम के अंदर एक कंट्री एग्जिस्ट करती है जिसको कहा जाता है वेटिकन सिटी, ठीक है। ये दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है। इसका अगर हम एरिया देखें तो सिर्फ 0.44 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसी वजह से इटली एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीज एनक्लोज्ड हैं, ठीक है। इसके अंदर है टोटली यहां पर वेटिकन सिटी और यहां पर सैन मरीनो। अब इटली की अगर बात करें तो इटली की ये तो मेनलैंड टेरिटरी होगी, उसके अलावा यहां पर आपको ये एक आर्कीपेलागो देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है सिसिलिया,
और सिसिलिया में ही आपको एक बहुत ही एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं माउंट एटना। ऊपर ये था कॉर्सिका जो कि फ्रांस की टेरिटरी है, लेकिन उसके नीचे आपको ये जो टेरिटरी दिख रही है इसको बोलते हैं सार्डिनिया। तो सार्डिनिया किसकी टेरिटरी है? इटली की टेरिटरी है दोस्तों। उसके अलावा अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे इस सिसिली आइलैंड के नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माल्टा। माल्टा एक सेपरेट कंट्री है जो कि मेडिटेरेनियन सी में पड़ती है, और अगर इसकी कैपिटल की बात करें माल्टा की तो वो है वेलेटा। और मेडिटेरेनियन सी में अगर कंट्रीज़ की बात करें पर्टिकुलरली, आपको इसके माल्टा के अलावा एक और कंट्री देखने को मिलेगी जो कि पर्टिकुलरली मेडिटेरेनियन सी के बीचों बीच है, और वो है साइप्रस, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम एशिया कवर कर रहे थे। अब थोड़ा इनके बारे में थोड़ा फन फैक्ट्स टाइप के देख लेते हैं। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको इटली में देखने को मिलेंगी, 50 से भी ज़्यादा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो 7 वंडर्स में से एक जिसको कहते हैं कोलोजियम, वो देखने को आपको मिलेगा। ये एक तरीके का स्टेडियम है, पुराने टाइम पे जो स्टेडियम बनाया गया था जब रोमन एम्पायर हुआ करता था, और इसमें करीबन बोला जाता है कि 50,000 से भी ज़्यादा लोग एक टाइम पे बैठ के अपना एंटरटेनमेंट करते थे। उसके अलावा लीनिंग टावर ऑफ पिसा जो है वो भी आपको इटली में ही देखने को मिलेगा। अब एक और कंट्री बसती है जिसका नाम है मोनाको। मैंने आपको बताया था ना, मोनाको जो है उसकी लोकेशन की अगर बात करें तो वो यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। ये 3 तरफ से फ्रांस से घिरा हुआ है, ये इटली के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, और वर्ल्ड की 2nd स्मॉलेस्ट कंट्री है ये मोनाको, ठीक है। इसका एरिया सिर्फ करीबन 2 स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन फिर वही पैसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है लोगों के पास। ऐसा माना जाता है कि हर 3 में से एक इंसान यहाँ पर क्या है, मिलेनियर है। और यहाँ पर इनकम टैक्स का कोई सिस्टम नहीं है, इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है लोगों से। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एक तो जो फॉर्मूला 1 की ग्रैंड प्री होती है वो बहुत फेमस है, रेस जो होती है। उसके अलावा यहाँ पर कसिनोज बहुत फेमस है। मोंटी कार्लो कसिनो नाम सुना होगा शायद आपने, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, तो वो यहीं पर एग्जिस्ट करता है। और अगर आपसे कोई कैपिटल पूछे मोनाको की, तो भाई मोनाको ही इसकी कैपिटल है। और इसी के साथ आज की वीडियो में हमने जितनी भी टेरिटरीज कवर करनी थी वो कर ली है हमने कवर। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो होता है ओवर। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो भाई आप लोग स्पेशल किस्म के इंसान हैं, ठीक है। और हो सके तो कमेंट्स में बताएं कि क्या आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे भी तो पता चले कि कौन कौन हैं ये लोग जो आखिरी तक वीडियो को देखते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग सो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई करिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।